राहुल गांधी ने चीन विवाद को लेकर फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा, टकराव के बावजूद चीन आखिर क्यों कर रहा है पीएम मोदी की तारीफ। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। कुछ शर्तों के साथ दी गई अनुमति। यात्रा के दौरान शहर में लागू रहेगा कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। एक्शन में सीएम ममता बनर्जी 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर पलटवार। कहा, आपके कार्यकाल में पड़ोसी देश ने 600 बार की घुसपैठ। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में गतिरोध से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की पृष्ठभूमि पर अब सवाल उठाया है कि आखिर इस टकराव के समय चीन हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों कर रहा है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है, और चीन ने हमारे सैनिकों की हत्या कर दी, चीन ने हमारी जमीन ले ली, फिर चीन इस टकराव के दौरान मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया है उसके मुताबिक गलवान घाटी में पिछले दिनों दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सर्वदलीय बैठक हुई है, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के दिए बयान की चीनी की मीडिया में तारीफ हो रही है। और गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत चीन संघर्ष के विषय पर गत शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और ना ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है, और कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा को इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि फ्लैग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी, और वहीं रथ यात्रा को मंजूरी मिलने पर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा है कि मैं रथ यात्रा के संचालन की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। मैं सहयोग के लिए भी केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, और ओडिशा सरकार और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन रथ यात्रा आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट से रथ यात्रा को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी खुशी जताई है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। बड़े खुशी की बात है, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा कल संपन्न होगी, कल हो पाएगी। कोरोना के कारण एक कठिनाई आई थी। पिछले दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मत रखा था, एक जजमेंट दिया था। आज भारत सरकार ने उस मत पे पुनर्विचार हो, राज्य सरकार भी उस मत में पुनर्विचार हो, मंदिर की रथ बने जारी रहे, उसके लिए जो अनेक संगठनों की ओर से भी आवेदन आई थी, ये सारे को विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्त सा अनुमति दिया है। मैं उसको स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने भारत सरकार की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था के लोगों को आदेश दिया कि उस विषय पे एक समाधान की रास्ता निकाले सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रख के। वो आज सफल हुई है। हमें पूरा भरोसा है महाप्रभु जगन्नाथ की ये सब लीला है, वो जो चाहते हैं वही होता है। संपूर्ण हिंदू समाज और जगन्नाथ की श्रद्धा रखने वाले 4.5 करोड़िया लोगों के मन में खुशी की लहर है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की अनुमति के कारण। शर्तों को हमें पूरा भरोसा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर पूरा शर्त को पालन करते हुए जिस जो कोरोना की गाइडलाइन है, भारत सरकार की गृह विभाग की और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, उसको पालन किया जाएगा।
पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं और इस पर बीजेपी नेता वैजयंत पांडे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। The Supreme Court's review petition decision today to permit the annual Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath in Puri has come as a huge relief to 45 million Odiyas and millions of other devotees around the world. This is the biggest annual event in Odisha. It has been held for eons. The only times that it was stopped was during Mughal invasions when the idols had to be hid, but never in peacetime. The state government's contention in the earlier Supreme Court ruling that public health could not be assured was always odd, because just a few weeks ago the state government had organized thousands of people to gather at the very same spot with distancing to sing the state anthem. And so certainly the Rath Yatra can also be done with proper distancing measures. I'm very glad that this has happened. All Odiyas are very glad. I'm particularly thankful to my colleague Dr. Sambit Patra, who was among those who filed review petitions in the Supreme Court. The court has permitted the Rath Yatra to happen only at its main site, which is in Puri, in front of the Jagannath temple, and nowhere else, with all proper precautions to be taken. It's a great day. Jai Jagannath. जगन्नाथ रथ यात्रा पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए और अन्य मुद्दों पर बोलते हुए कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। Well, it's a very welcome decision because once the management of the temple as well as the state government, they undertake to follow the COVID guidelines of distance, social distancing, etc., then there is no harm. And because millions of people wait for this event, I think it's a good thing that the Supreme Court has respected their sentiments. Well, Mr. Kejriwal should first be mindful of his obligation as a Chief Minister, and every day the cases of COVID are galloping. Every 4 days or 5 days they're doubling. He would better pull up his socks. कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा को इजाजत दे दी है और इस पर राज्य के कृषि मंत्री अरुण कुमार साहू ने भी खुशी जताई है। Government of Odisha, on behalf of crores of the devotees of Lord Jagannath, welcomes this decision of Honorable Supreme Court. The state government and union government work together for this issue. And they also asked that to follow the guidelines of COVID and other things. Naturally, whatever guidelines made by Honorable Supreme Court, that will be followed strictly. And it's our duty to look after how it will be conducted, the Rath Yatra, in a peaceful and safe manner. And the state government will take all kind of measures, steps. पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और प्रदेश में अब तक कोरोना के 13,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 555 लोगों की मौत भी हो चुकी है और हालांकि 8,297 संक्रमित इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 जून को इसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 जून की दोपहर सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक के लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा समेत सभी दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 जून को कई नेताओं को व्यक्तिगत रूप से फोन कर बैठक का निमंत्रण दिया है। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ता नजर आ रहा है और इसी के तहत पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और उससे स्थिति बनी हुई है, उससे निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष के कई नेताओं को खुद फोन करके इस बैठक में बुलावा दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बयान देते हुए कहा है कि आज हम चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है। ये समस्या तो पैदा हुई है, एक वायरस भी चीन से आया है, सब जानते हैं, और दूसरा ये विवाद भी चल रहा है, तो दोनों गंभीर मामले हैं। और लेकिन एक है कि पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर लड़ना होगा, चाहे कोरोना की समस्या हो और चाहे सीमा पे हमारे जो अतिक्रमण का प्रयास हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा है वो बिल्कुल सोच समझ के कहा, क्योंकि उन्होंने 10 साल रूप में सत्ता चलाई और कभी कोई समस्या नहीं आने दी। हर तरफ बेहतरीन रिश्ते रखे, पड़ोसियों से भी अच्छे रिश्ते रखे उन्होंने, और कभी कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि जिसमें इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट कोई पैदा हो सके। अगर हमारे आदरणीय नड्डा जी कहते हैं कि एक्सकर्शंस हुए, ये हुए, वो हुए, तो मुझे लगता है कि ये 6 साल बाद उनको याद आया। 6 साल से सरकार में है, तब उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। 6 साल बाद उनको पता चला कि उस समय चाइनीज जो है हमले हुए थे या चाइना ने अतिक्रमण किया था। कहीं भी हर सिचुएशन को मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से डील किया। ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है कि आप जो है आरोप लग रहे हैं तो जब अभी उसका हमें भी कुछ ना कुछ बोल के प्रत्यारोप लगाना है, ये जो है उचित नहीं। ये चीज़ मनमोहन सिंह जी ने के वक्तव्य में एक और महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि भाई सारे पूरा देश मिल के इसमें लड़े, और जो भी बयानबाजी हो रही है उस बयानबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतुलित होकर बोलना चाहिए। सरकार को कोई भी चीज़ टिप्पणी करने पड़े बोलने के पहले पूरा सोच समझ कर संतुलित रख के बयान होना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। सोमवार को पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से राजौरी के नौशेरा सेक्टर और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में फायरिंग की गई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। और बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने इस साल 2000 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। जिसमें ऐसा लग रहा था कि हमने सोचा कि कहीं ये मतलब कि क्योंकि बॉर्डर्स पे काफ़ी जगह टेंशन चल रही है, तो हमने सोचा कि कहीं जंग का माहौल जो ऐसा लग रहा था कि जैसे जंग जो है छिड़ गई है। तो पाकिस्तान जो हर बार जो है यहाँ पे गोलाबारी करके लोगों को परेशान कर रहा है। तो आज सुबह जो राजौरी में भी पाकिस्तान ने शेलिंग की, जिसमें हमारा एक जवान जो है शहीद हो गया। तो बार बार पाकिस्तान जो ऐसी है अपनी नापाक का रहना जो हरकत है वो करता है, जिससे यहाँ पे गरीब आवाम का जो है नुकसान होता है। हिंदुस्तान की फौज ने जवाब दिया इसके बाद? जी हाँ, उसके बाद जो है इंडियन आर्मी ने भी उसका भरपूर जो है वो जवाब दिया। आप लोग काफ़ी घबराए? जी हाँ, घबराना तो बनता ही है सर, कि जैसे फायरिंग होती है, छोटे बच्चे या बूढ़े कोई भी हो, मतलब कि जब गोला आएगा उसका ये नाम नहीं लिखा होगा कहाँ पड़ना है, कहाँ किसके घर पे पड़ना है, कहीं पे भी पड़ सकते हैं, जिससे काफ़ी जो यहाँ पे नुकसान जो है हो सकता है। देखिए, यहाँ आए दिन तो फायरिंग चलती ही है, मगर आज जो है आज सुबह से अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी। जैसे हम लोग ये सोच रहे थे कि कोई जंग तो नहीं लग गई है, और उसमें जो है हमारे जो लोग हैं गांव के वो बहुत डरे सहमे से हैं। ठीक है, लोगों को बड़ी दिक्कत है यहाँ। ठीक है, क्योंकि फायरिंग की वजह से लोग जो है ना अपना काम कर सकते हैं। एक तो ऊपर से ये कोरोना चल रहा है, मगर ऊपर से ये पाकिस्तान जो है आए दिन यहाँ फायरिंग करता है, और उसकी वजह से लोग जो है बहुत परेशान हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग करने और फिल्म बाजार को बढ़ाने में योगदान करने का आह्वान किया है। जावड़ेकर ने अंतर्राष्ट्रीय कौन्स फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए यह बात कही है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार कोविड-19 की वजह से कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में नहीं हो सकता है, इसलिए वर्चुअल होगा और इस बार वर्चुअल ही सब लोग इसे देख सकेंगे। गौरतलब है कि ऐसा फिल्म समारोह का 12 मई से 23 मई तक आयोजन होना था और कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया, और अब दोबारा ये समारोह वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है। इस बार कोरोना वायरस के महामारी के कारण वो फ्रांस में नहीं हो सकता, इसलिए एक वर्चुअल वर्ल्ड में यह होगा। फिल्में भी दिखेगी, एग्जीबिशंस भी दिखेंगे, पैवेलियंस भी दिखेंगे, वेबिनार्स भी होंगे, और इन सबको
बहुत लोग देखेंगे, ये मेरी उम्मीद है। जो लोग फ्रांस नहीं जा सकते थे, वो रेयरली देखते थे, अब इस साल वर्चुअली है तो सब लोग देखेंगे। इस बार भारत की 2 फिल्में जा रही है, गुजराती एलेरो और मराठी फिल्म माई घाट। So both these films will also bring success to India, and I am very sure, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का प्रदर्शन और मार्केटिंग बिजनेस ये भी इस बार अच्छा रहेगा। हम लोगों को कह रहे हैं कि आओ भारत में शूट करो और एक ग्लोबल फिल्म का निर्माण करो, क्योंकि भारत में इतनी खूबसूरत जगह है, लोकेशंस है, लोग है कि इससे फिल्म की सुंदरता अति बढ़ती है। भारत का कंटेंट भारत की एक ताकत है। आज 150 देशों से ज्यादा लोग भारत का कंटेंट यूज करते हैं। आत्मनिर्भर भारत में शिक्षकों की भूमिका की महत्ता को बताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षकों से आह्वान किया है कि शिक्षा को केवल 3R रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक तक सीमित न रखें, बल्कि शिक्षा को संस्कार परक और रोजगार परक बनाएं, ताकि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके संस्कारवान और आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री डिजिटल माध्यम से आत्मनिर्भर भारत में शिक्षकों की भूमिका विषय पर फैकल्टी को संबोधित कर रहे थे। सभी महाविद्यालयों ने अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा, ये सब ऑनलाइन करके अपने सिस्टम को शुरू किया। सरकारों ने भी इसमें, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा थी, चाहे वो सेकेंडरी शिक्षा है या महाविद्यालयीन विश्वविद्यालयों की, सब बच्चों की शिक्षा, इसका एक ऑनलाइन सिस्टम कैसे शुरू किया जाए, इसके लिए बहुत प्रयत्न किए। आज मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की ओर से ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 7 दिन का शुरू किया जा रहा है, उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं इसके लिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर की टीम को, वाइस चांसलर को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम की उन्होंने शुरुआत की है। कोविड-19 महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षण देने का ये जो कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू हुआ, ये और इस वेबिनार के बाद अच्छे प्रकार से शुरू होगा। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षण सामग्री को शिक्षण अधिगम के लिए उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन निर्माण और प्रबंधन के ज्ञान से परिपूर्ण करने की दिशा में ये एक प्रयास है। मुंबई में हर रोज हजारों कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। अगर जगह मिल भी गई तो ऑक्सीजन नहीं मिलने पर सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव की जान चली जा रही है। कुछ इसी तरह का हादसा मुंबई के मालाड मालवनी में रहने वाले अब्बास के साथ हुआ है और कुछ दिन पहले उनकी भाभी की तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन जगह नहीं मिली और आखिर में ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी जान चली गई। इसके बाद पीड़ित अब्बास ने अपने दोस्त शाहनवाज को जब इस मामले की जानकारी दी तो दोनों ने ठान लिया और वो फ्री में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन देने का काम करने लगे। कोरोना काल में मुंबई में अपनों को खोना कितना दर्दनाक होता है, ऐसा ही एक मामला मुंबई के मालाड मालवनी इलाके का है, जहां अब्बास और शाहनवाज के मन में इस कदर लोगों की सेवा करने का मन फूटा कि अब लोगों की ऑक्सीजन सिलेंडर देकर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उपस्थित हैं उस यूनिटी एंड डिग्निटी फाउंडेशन के यहाँ, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है ऑक्सीजन सिलेंडर देकर लोगों की सेवा की जा रही है। दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए, ऑक्सीजन का वो नोडल जो है तैयार किया जा रहा है। इस संस्था द्वारा लगातार लोगों की सेवा की जा रही है। इसके पीछे क्या कहानी है वो भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन तब तक तस्वीरें आपको दिखा दे कि इस कमरे में ऑक्सीजन का नोडल जो है बिल्कुल तैयार रेडी किया जा रहा है। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि तमाम वो नोडल रखे हुए हैं जो आज कोरोना काल के लिए बेहद जरूरी और बेहद ही महत्वपूर्ण है एक ज़िंदगी बचाने के लिए। ऐसे में तमाम
वो वस्तुएं हैं। दूसरी तस्वीरें आपको वहाँ दिखाएंगे कि यूनिटी एंड डिग्निटी फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त में जो है गैस, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर जो मुहैया करवाया जा रहा है। एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जिस पे आप डायल करेंगे और मुफ्त में आपको आपके गंतव्य स्थान पर वो सिलेंडर जो है मुहैया करवा दिया जाएगा। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो है यह ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो दिया जाता है। तमाम ये सिलेंडर रखे हुए हैं जो ज़रूरत के हिसाब से लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। तमाम सनवाज जी जानकारी देंगे कि किस तरह से ये पूरे जो अंजाम है आपने दिया है यूनिटी एंड डिग्निटी की तरफ से, तमाम लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन की सेवा दी जा रही है। सबसे पहले ये मन में आपके विचार कैसे है वो बताइए। देखिए, एक मेरा फ्रेंड है अब्बास रिजवी, उसकी एक कज़िन थी मुमरा में जो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, 6 महीने प्रेग्नेंट थी वो, और उसको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई। तो उसके हस्बैंड ने बहुत कोशिश की कि उसको हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाए, लेकिन उसको कहीं एडमिशन मिला नहीं मुमरा में। और मुमरा के हॉस्पिटल के सामने गेट पे ही उसने दम तोड़ दिया उस लेडी ने। तो अब्बास ने मुझसे डिस्कस किया कि शानवाज ऐसा करते हैं हम लोग कि अगर ऐसा करें तो लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। तो आज आपको तो पता ही है कि किस तरीके से लोगों को बेड नहीं मिल रहा है मुंबई में हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी वगैरह में, तो एटलीस्ट जो पेशेंट है उसकी जान ऑक्सीजन मतलब जो उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका जो सैचुरेशन लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो हम लोगों ने इसी तरीके से सोचा और आज हम लोग बहुत मतलब तकरीबन 250-300 लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं और काम चल ही रहा है। काफ़ी हमारे वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, उसके दिन रात काम कर ही रहे हैं। कोरोना काल में अक्सर देखा जाता है कि लोगों की खस्ता हाल है, काम और लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में इस तरह की मुफ्त में सेवा कहीं न कहीं एक चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में आपने किस तरह के पूरा आयोजन किया? देखिए, हम लोग भी स्टार्टिंग से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से काम कर ही रहे हैं और ये सिलेंडर जब हमने स्टार्ट किया तो हमको पैसे की थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, काम भी किसी का है नहीं। तो मेरी एक पर्सनल कार थी फोर्ड एंडीवर एसयूवी, मैंने उसको बेच दिया कि एटलीस्ट हम लोग गाड़ी तो अगर आपको बताया वापस आ जाएगा, लेकिन आज लोगों की जान बचाना ज़रूरी है। एक तरफ तो सरकार लगी हुई है लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कुछ। गाड़ी घोड़ा है वो तो कभी भी आ जाएगा ज़िंदगी में, लेकिन आज लोगों की जान बचेगी तो उसकी बहुत दुआ मिलेगी हम लोगों को। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग ये स्टार्ट करेंगे और आप देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग ने जम्बो सिलेंडर का भी इंतज़ाम किया है और छोटे सिलेंडर भी हैं। तो उस तरीके से हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जितना हो सकेगा। अभी तक हमने किसी को मना नहीं किया है। एक दिन में लगभग कितने जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो डिलीवर हो जाते हैं और किस तरह का पूरा जो आप उसको मैनेज करते हैं? देखिए, दिन में तकरीबन 20 से 25 सिलेंडर्स डिलीवर होते हैं। कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं, तो हम रिफ़िल के लिए भेजते हैं, फिर उसको रिटर्न मंगाते हैं, फिर लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ आपको लाना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर से आप एक रिकमेंडेशन ले लीजिए, लिखवा के लाइए, हम लोग सिलेंडर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। जी, एक चुनौती के साथ साथ एक सवाल और भी हमेशा से उठता है कि जब आप मुफ्त में लोगों को देते हैं, लोग चले जाते हैं, क्या ऐसा भी कोई केसेस ऐसे आए हैं कि जो सिलेंडर लेके तो गया है लेकिन वापस नहीं दिया है? जी हाँ, 2 केस ऐसे हो चुके हैं। जो सिलेंडर लेके गए तो हमने पहले ऐसा किया था कि उसका कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं ले रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने पहले स्टार्ट ऐसे ही किया कि आप लेके जाइए, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि 2 सिलेंडर हमारे रिटर्न आई नहीं। तो हमने सोचा फिर बाद में कि इसके लिए क्या किया जाए। तो हमने फिर एक डिसाइड किया कि हम 6000 डिपॉजिट रखेंगे, वो भी रिफंडेबल। आप सिलेंडर लेके जाइए, जब आप रिटर्न लेके आएंगे तो वो पैसा आपको हम रिटर्न दे देंगे। और ऐसा भी कर रहे हैं हम लोग जैसे कि अगर हमारी जान पहचान लोग हैं, जैसे हमारे कोई पहचान में कॉल किया कि इसको ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है, तो हम लोग उसका डिपॉजिट भी नहीं ले रहे। लगभग कितनी ज़िंदगियों को आपने अब तक बचाया होगा? देखिए, मैं तो नहीं बता सकता कितनी ज़िंदगी को हमने बचाया है, लेकिन हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ने 250-300 लोगों तक अभी तक पहुँचा दिया सिलेंडर। तो जाहिर सी बात आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से शहनवाज ने पूरी दास्तां बताई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाने से पहले किस तरह से इनके रिश्तेदार को जब ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे उस वक्त उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। उसको देखते हुए उन्होंने मन में ठाना कि अब लोगों को ज़िंदगी अगर बचानी है तो इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाना पड़ेगा। फिलहाल जब आर्थिक स्थिति खराब थी उस वक्त इन्होंने अपनी एंडीवर कार को जो बेच दिया, उसको लेकर आर्थिक तंगी जो थी उसको कहीं न कहीं लेकर इन्होंने गैस सिलेंडर की जो अवेलेबिलिटी थी उसको पूरा किया और अब लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह से लोग कम से कम 20 से 30 लोगों की जिंदगियां बचाने में अहम भूमिका निभाते हुए शहनवाज दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन पत्रकार सोनी, NB न्यूज, मुंबई। असम में कोरोना के नए मामले सामने आने के साथ ही कई संक्रमित मरीज ठीक भी हो रहे हैं। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक हमारी रिकवरी दर 63.3 है
जबकि मृत्यु दर 10 मौतों के साथ 0.16 है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अब तक कंफर्म कोविड-19 मामले 5,586 हैं, जिसमें से 2,170 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 3,521 मरीज रिकवर हो चुके हैं। मानसून की सक्रियता के बीच बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश हुई और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में भी बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में 24 और 25 जून को भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है और बारिश के दौरान तेज हवा चलने की आशंका भी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं झारखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा जा रही हैं और इसके प्रभाव से बिहार में अगले 4 दिन अच्छी बारिश होने की संभावना है। क्योंकि बिहार में अभी मानसून सक्रिय है और इसलिए दिन का तापमान अभी भी सामान्य से नीचे है। कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। लाखों लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं और इस बुरे समय में बहुत सी संस्थाएं अलग अलग तरीकों से जरूरतमंदों को अपना सहयोग दे रही हैं। दुनिया की जानी मानी संस्था रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पंजाब के उन जिलों में जहां पर रोटरी की शाखाएं हैं उन्हें वेंटिलेटर, पीपीई किट, मास्क और थर्मामीटर भेजे गए हैं। वहीं मोगा में भी रोटरी की 5 शाखाएं हैं और आज रोटरी परिवार ने 4 पोर्टेबल वेंटिलेटर, 75 पीपीई किट, 3,000 सर्जिकल मास्क और 5 थर्मामीटर मोगा में सरकारी अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर अमरप्रीत बाजवा और एसएमओ डॉक्टर राजेश अत्री को भेंट किए। ਅੱਜ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ ਲਈ 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ, ਮਾਸਕ ਔਰ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ सहूलत होएगी और एक ये शलाघायोग कदम है। ये जो महामारी सारी दुनिया 'ਚ फैली है, बड़ी खतरनाक कोरोना, अज जो रोटरी क्लब वालों बड़ा वधिया उपराला किया गया, जिहड़े 4 वेंटीलेटर, पीपी किटां, इंफ्रारेड थर्मामीटर और होर बहुत सारा समान है जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल नूं दिता गया। सिविल हॉस्पिटल के अधिकारी सारे मौजूद ने, इसका यूज़ करके खास तौर पर गरीब जिहड़े पेशेंट आ उन्हां दा बहुत आसान होएगा, उन्होंने आसानी होएगी जिहड़े आपदे कोलों खर्चा नहीं कर सकते। ये बहुत वधिया उपराला पुण्य का काम जिहड़ा क्लब वालों किया गया, मैं जिन्नी भी शलाघा करा क्लब की वो घट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आम देशवासियों को की सुनेहा देना चाह रहे? आम देशवासियों को ये सुनेहा देवांगे कि लॉकडाउन जिहड़े भी अपनी हदायतां आ सरकार दीयां जां सेहत महकमे दीयां उहदी पालना की जाए और जिहड़ा सोशल डिस्टेंस रखना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, गड्डियां विच लिमिटेड सवारियां ने सफ़र करना, इन्हां सारियां चीज़ों की पालना की जाए तां जो असीं इस महामारी तो बच सकीए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के